ओके, तो एरोमेटिक रिंग की बात करेंगे। एरोमेटिक एक किसी भी कंपाउंड का एक कैरेक्टर है। एरोमा, इट्स स्मेल बोल सकते हैं, फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। इन केमिस्ट्री में हम इसको स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। कितना स्टेबल है कोई कंपाउंड, उसकी एरोमेटिसिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि ये अपने ही रिंग में कितना इन्वॉल्व है, इसका मतलब उसकी एरोमेटिसिटी उतनी ज्यादा है। तो ये एरोमेटिक है, कैरेक्टर है किसी भी कंपाउंड, मोस्टली साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका पहला रूल क्या है कि एरोमेटिक का हकल रूल ये बताएगा कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, कंपाउंड प्लेनार होना चाहिए। प्लेनार मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज मींस डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड sp3 जो हमने बताया था कन्फॉर्मेशन में। sp3 माना टेट्राहेड्रन, जिसका हम लोगों ने इस तरह से एक तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। ठीक है, तो दिस इज sp3। डबल बॉन्ड होता है sp2 यानी कि प्लेनार, और ट्रिपल बॉन्ड है लीनियर। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लेनार। तो पहले ये होना चाहिए प्लेनार, हर एक जो एलिमेंट जो एटम उसके साथ इन्वॉल्व है वो प्लेनार होना चाहिए। n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n2 + पाई का मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 हो या 2 हो या 3 हो, इसका मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 10 हो, 10 होंगे तो 2 हो जाएगा, 14 हो और ये साइक्लिक में हो तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। अगर 6 से कम होंगे तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि 6 से कम में ये लीस्ट क्वांटिटीज की 1 हो जाएगी, तो इंटीजर होना चाहिए। तो ये 14 हो गया, 18 हो गया, 22। तो इस तरह से 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, जो हमने एडिशन रिएक्शन में पढ़ा था। पाई इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ये रोल है। अब हम एक सेकंड, तो पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट ही हमारा क्या है, डबल बॉन्ड को डिफाइन करता है। तो एरोमेटिक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और उसमें रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, रेजोनेंस मतलब इस तरह से साइक्लिक कॉन्जुगेशन जिसको हम बोलते हैं, ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। यानी कि ऑर्बिटल की टेंडेंसी होती है कि ये कॉन्जुगेशन में जाता है। क्यों जाता है, स्टेबिलिटी के लिए। ये चाहता है हम सब की एक जैसी, ये सपोज ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है, सिग्मा के पास कम। तो इनकी टेंडेंसी क्या होगा कि हम तीनों की एक जैसी एनर्जी रहे, ताकि हम तीनों के पास बराबर एनर्जी रहे और हम सबसे स्टेबल रहे। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब हिंदी वर्ड्स, हिंदी का मीनिंग अगर उसका इंग्लिश का ही शॉर्ट मीनिंग देख ले, उसका उसका नाम मैच। रेजोनेंस मतलब मैचिंग। यहाँ भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ओके तेरे मेरी शर्ट एक जैसी है, हम तो रेजोनेंस कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। रेजोनेंस यानी कि मैच। तो ये जो ये कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसके सारे कार्बन की एनर्जी एक जैसी हो गई इस रेजोनेंस की वजह से। तो ये स्टेबल सिस्टम हो गया। तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्टेबल, तो इसलिए इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आएगा जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए हकल रूल किया गया। इसमें क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो
साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अब रिसाइक्लिक तो हो गया, उसके बाद ये सारे प्लेनार होना चाहिए, मतलब sp2 हैप्टाइड एक प्लेन में होंगे तभी तो सर्कुलेट करेंगे ना, एक आउट ऑफ प्लेन होगा कैसे सर्कुलेट करेगा, एक दूसरे इनको तो साइकिल मूव करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये प्लेनार होना जरूरी है। उसके बाद अगर सेम सारी कंडीशन सब सही है और उसमें 4n+2 नहीं हो रहे हैं, 4n हो रहे हैं, तो दैट विल बी एंटी एरोमेटिक। 4n इलेक्ट्रॉन, 4n+2 तो ये हुआ। अगर बाय द वे सब कुछ है, कंजुगेशन है, साइक्लिक है, बट इलेक्ट्रॉन इसमें 4n हो रहे हैं, तो वो एंटी एरोमेटिक हो गए। जैसे ये एग्जांपल ये देखो, ऑल कंपाउंड sp2 है, पॉजिटिव वाला sp2 होता है, कार्बनिक कैटायन हमेशा sp2 होता है प्लेनार, जो हमने पढ़ा था SN1 और E1 में, इसीलिए SN1 का प्रोडक्ट रेसमिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो प्लेन होता है और न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी नीचे से भी बाइंड कर सकता है। दैट इज ओके, फाइन। अब एंटी एरोमेटिक क्या है, ये तो sp2 हो गया, ये भी sp2 है डबल बॉन्ड, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, साइक्लिक है, और ये कंजुगेशन है डबल बॉन्ड की वजह से, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इट इज ऑल्सो कंजुगेशन। इन कंजुगेशन तो कंजुगेशन है, साइक्लिक है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4n है, तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। 4n+2 नहीं, 4n एंटी एरोमेटिक, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, 2020 का क्वेश्चन ये है। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें से ये है कोई एग्जांपल, ये माइनस हमेशा sp3 होता है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई कि सारे sp2 नहीं होने चाहिए, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक ही नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और इस फॉर्म को। तो अगर हम देखें इनको कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो हमको ये रूल पता होना चाहिए, सारे प्लेनार होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, तो जैसे ही रेजोनेंस होगा ये बहुत स्टेबल हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा था मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से, या वो इपॉक्साइड रिंग बना रहा था H2O2 के साथ, या वो साइक्लोप्रोपेनेशन रिंग सिमन स्मिथ कार्बन बना के कर रहा था, हमें हर रिएक्शन पता होनी चाहिए जो जो पड़ी है, आपको बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, आप इतना समझ लेंगे तो आप लेने के लिए काम हो जाएगा पूरा। तो कॉन्सेप्ट बेस आता है, कॉन्सेप्ट बेस कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है, बहुत ज्यादा मटेरियल पढ़ने से। ओके, तो ये हो गया डबल बॉन्ड जो कि पाई इलेक्ट्रॉन है जिसमें, और जिसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, वो अब रिंग में बंद हो गया, स्टेबल हो गया, कम हो गया, और बेसी बात वो एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करेगा। इसलिए ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक एक करेक्टर है जिससे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि वो स्टेबल कितना है। अब हम तो एरोमेटिक बेंजीन एरोमेटिक है, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, ये हमें यहाँ पर ये रिएक्शन देता है इस तरह का, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट, गटरमैन, रिमर्टिमेन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, डाइजेनियम सॉल्ट बना के, इसमें एडिशन और एलिमिनेशन होता है न्यूक्लियोफिलिक, और दूसरा, अच्छा ओके, नीचे नीचे है एडिशन एलिमिनेशन, दूसरा डाइजेनियम सॉल्ट बना के NO2 को रिड्यूस करके NH2 और इसके साथ HNO2 और HCl मिला के इसको डाइजेनियम सॉल्ट बना के फिर न्यूक्लियोफाइल से उसको
रिप्लेस किया जाता है। सिर्फ इसी केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और ये रिएक्शन कैसे होती हैं, तो हम उसके बाद देखते हैं। पहले हम ये देखें, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के सारे कार्बन पर एक जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अभी हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। इसी को हम एरोमेटिक बोलते हैं, एरोमेटिक रेजोनेंस। इसको हम एक जैसी डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 के 6 कार्बन पर। अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा दूं, कोई रिएक्शन कर दूं इसके इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल के साथ तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत स्टेबल है, तो ये हमेशा होगी कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, वो भी सब्स्टिट्यूशन। बट ये यहाँ पर तो हर जगह एक जैसी डेंसिटी है, तो ये हर जगह पर पॉसिबल है, हर पोजीशन पर पॉसिबल है। यानी कि ये रिजियो सेलेक्टिव नहीं है, रीजन सेलेक्टिव। कल हमने कीमो सेलेक्टिव पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप, एक कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो ऐसे रिएजेंट्स को हम लोगों ने कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट बोलता है, जो एक फंक्शनल ग्रुप को करता है टारगेट। यहाँ पर एक रीजन को जो कर रहा है, यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा तो कोई सीन नहीं है क्योंकि ये बेंजीन है सिर्फ। तो इसकी डेंसिटी को जो इन्फ्लुएंस करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोई भी अटैच ग्रुप इस पर लग जाए तो इसकी एरोमेटिसिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो उतना एरोमेटिक तो नहीं रहता, लेकिन उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्टिविटी आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। केमिस्ट्री में 2 ही चीज हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है या इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस, मोस्ट ऑफ द केसेस ये इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी रखता है, ओके। दैट इज प्लस एम, इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम। इसमें डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। जहां एक कार्बन पूरे एक इलेक्ट्रॉन पूरे कार्बन पर, पूरे 6 के 6 कार्बन पर एक जैसा था, अब ऑर्थो और पैरा पर ज्यादा डेंसिटी हो चुकी है क्योंकि ये रिंग एक्टिवेशन है। ये इलेक्ट्रॉन अपने रिंग में दे रहा है, इसको बोलते हैं प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत बार पूछा गया। अब क्वेश्चन आता कैसे है कि इसमें क्या है कि यहाँ पर कंपाउंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, लेकिन उसके साथ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। NH2 हो गया, OR हो गया। जैसे इसके साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये माइनस एम रिएक्शन करेगा, वो बाद में हम देखते हैं। तो प्लस एम क्या है कि रिंग एक्टिवेशन। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा तो हम क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर डेंसिटी होगी तो ये ऑर्थो और पैरा पर होगा। इस केस में जहां पर रिंग एक्टिवेशन हो रहा है, रिंग एक्टिवेशन करने वाले ग्रुप कौन सा है, ये एक्स, जिसमें लोन पेयर हो और सिंगल बॉन्ड हो। जैसे क्लोरीन भी रिंग एक्टिवेट कर लेता है मोस्ट ऑफ द केसेस। बाकी NR2 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, OR मिथाइल है, मिथॉक्सी है, CH3 इतना ज्यादा एक्टिवेशन नहीं है क्योंकि इसमें प्लस आई है। प्लस आई बहुत इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट रिंग का होता है, तो ये अच्छा इफेक्ट होता है। एरोमेटिक के साथ ही होगा मेसोमेरिक प्लस और माइनस। तो ये है रिंग एक्टिवेशन, यहाँ पर ऑर्थ और पैरा को एक्टिवेट करता है। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेबिलिटी हो तो वो माइनस एम कहलाएगा। जैसे ये, जैसे हमने बोला था कि इसके जस्ट बाद अगर डबल बॉन्ड है तो वो माइनस एम होता है जनरली। तो इसलिए कौन से ग्रुप हो गए वो, COH, CO कार्बोनिल वाले जो भी ग्रुप होंगे सब रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच के बाद डबल बॉन्ड है। एक तो एल्डिहाइड हो गया, एसिड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है, क्लोराइड हो गया, और दूसरा NO2, ये भी डबल बॉन्ड है। सर अगर रिंग से सिंगल बॉन्ड के बाद भी डबल बॉन्ड लगा है तो भी वो डीएक्टिवेट ही करेगा? रिंग पर डबल बॉन्ड कैसे होगा सर जैसे कोई? आप बोल रहे थे ना कि जैसे प्लस एम में
जो हमारा फर्स्ट ग्रुप लगा होना चाहिए वो डबल बॉन्ड से नहीं होना चाहिए। फिर आपने बोला कि मैं नेक्स्ट बताऊंगा, तो ये जो बेंजीन के साथ सी और उसके बाद डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, मतलब बेंजीन के साथ नहीं लगा हुआ है, बेंजीन के साथ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल कैसे हो सकता है? तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो हाँ, जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, ये डबल हो है तो ड्रिंक डीएक्टिवेशन, जैसे नाइट्रो, नाइट्रो तो यहाँ पर अटैच रहता है ना इस बेंजीन के साथ, ये तो सिंगल ही होगा हर हाल में, क्योंकि इसकी तो वैलेंसी 5 हो जाएगी नहीं तो। नाइट्रो डबल बॉन्ड ओ, सल्फोनिक एसिड एस डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, या कार्बन के साथ कोई भी सी ओ, एल्डिहाइड, एसिड, एनहाइड्राइड, जो भी सी होगा सब रिंग रिंग डीएक्टिवेट करेंगे। इसमें डेंसिटी चेंज कैसे होगी? यहाँ मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, जहां पहले ऑर्थो और पैरा पर थी, अब मेटा, अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसका मेटा पर होगा। दिस इज द केस रिंग डीएक्टिवेशन। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट इस तरह से पड़ रहा है पूरी रिंग पर, जहां पर ये पूरा रिंग रेजोनेंस की वजह से, पूरा रिंग रेजोनेंस की वजह से एक जैसी डेंसिटी पर था, वैसे ही मैंने इस पे अगर कोई ग्रुप लगाया तो इसकी पूरी डेंसिटी चेंज हो गई, यानी एरोमेटिसिटी भी कम हो गई या डिस्टर्ब हो गई। क्या हो गई? जैसे मैंने एक्टिवेशन लगाया प्लस एम किया तो ऑर्थो और पैरा पर डेंसिटी आ गई। हमें सिर्फ ये याद रखना, डेंसिटी आ गई। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो आपके कंसेप्ट से आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो ऑब्वियस सी बात मेटा पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच कभी भी साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये ऑर्थो और पैरा पर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे रिंग डीएक्टिवेट होगा तो वो रिंग डीएक्टिवेट जैसे ही होगा तो ये मेटा पर ये आएगा, और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर बाइंड करेगा, बट न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगा ऑर्थो और पैरा पर, ठीक उसका उल्टा होगा, क्योंकि वहां पर डेंसिटी कम हो रही है इनकी, इसलिए ये आपको समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है अभी हम देख लेते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल इसमें काम नहीं करता है, ठीक है, इसलिए कैटायनिक, इधर देख रहे हैं, इसलिए इसमें कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए जो कि रेजोनेंस को स्टेबलाइज ना करके केवल सब्स्टिट्यूट करता है, तो ये कैटायनिक होना चाहिए। ये कैटायनिक बनाने के तरीके, नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल तो ये था जैसे हम लोग एल्डोल रिएक्शन में कर रहे थे इस पर, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर रहे थे, हाइड्राइड से कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन से कर रहे थे, विटिक कार्बन से कर रहे थे, ग्रेनाइड रिएजेंट था, विटिक था, और अपना इनोलेट था, इनसे ये रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन क्या हो रहा है, ये इससे नहीं काम कर रहा है, ये CO प्लस से काम करेगा, तो इसके लिए हमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और इन सब की जरूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले ब्रोमिनेशन रिएक्शन। हमें पता है ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन होना मतलब उसके लिए भी कैटाइन चाहिए, तो कैटाइन ब्रोमीन बनाने के लिए हमें इस ब्रोमीन को लुईस एसिड के साथ बाइंड करना पड़ता है। यही एक टेस्ट है जो हम कर सकते हैं एल्कीन के साथ, तो ये सिंपल ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन दे देता है जैसे हमने पढ़ा है, लेकिन एरोमेटिक के साथ नहीं दे पा रहा है। एरोमेटिक के साथ कब दे पा रहा है ये, वो भी सब्स्टिट्यूशन, जबकि ब्रोमीन प्लस है। ब्रोमीन प्लस कैसे बनाता है? लुईस एसिड से। लुईस एसिड इसको इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये बॉन्ड टूट के प्लस बन जाता है। हम जनरली कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए लुईस एसिड का यूज करेंगे। क्यों करेंगे लुईस एसिड का यूज? क्योंकि वो उस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हमें वही तो चाहिए जो हम इलेक्ट्रोफाइल को खींचे और इसको और भी स्ट्रॉन्ग बना दे, प्लस बना दे। लुईस एसिड वही होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही होगा, तभी तो उसमें कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल नहीं काम कर रहा है, तो कैटायनिक तो करेगा। तो कैटायनिक करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को और भी कमी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ खींचने वाला ग्रुप चाहिए, तो वो लुईस एसिड ही होगा जो उसको खींच रहा होगा। लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इनके पास लोन पेयर होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये न्यूक्लियोफाइल भी हैं और लुईस बेस भी है।
ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर हमने ये बात समझ ली, इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ है और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ही हमारे एलिमेंट्स जो है रिएक्टिव है। नाइट्रोजन क्यों है रिएक्टिव, ऑक्सीजन क्यों है, सल्फर क्यों है, कार्बन क्यों है, कार्बन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो आप बिलीव, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे अगर आपको इतना समझ आ गया। क्यों? क्योंकि आप अगर बाय द वे कोई पढ़ा वाला क्वेश्चन भी नहीं है तो आप 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत कर दोगे, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम चारों के चारों ऑप्शन हमारे पड़े होंगे। दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, हमें कहीं ना कहीं उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है, आजकल तो हो भी, पिछली बार तो काफी थे, बट वैसा होता नहीं जनरली कि चारों ऑप्शन हमें क्लियर समझ में आए, हमें उन अपने नॉलेज के हिसाब से उसको एलिमिनेट करना होता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया पहला है ब्रोमिनेशन, जिसमें हमने ब्रोमीन को आयन बनाया है, बिना आयन की रिएक्शन नहीं होंगी, दैट इज ब्रोमीनियम आयन बनेगा और ये रिएक्शन पर, जबकि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नॉर्मल ब्रोमीन के साथ हो रहा था। दूसरा है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में जीपेट में क्वेश्चन आया। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिलने से नाइट्रोनियम आयन बनता है, वहां पर एरोमेटिक के साथ एक तो ब्रोमीन बना, यानी कि CBr कंपाउंड बना, जबकि C क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पर CN बॉन्ड बना बिकॉज ऑफ नाइट्रोनियम आयन, तो ये नाइट्रेशन हो गया। यहाँ पर कैसे बना नाइट्रोनियम आयन, HNO3 और H2SO4 के मिलने से। H2SO4 ने HNO3 पर प्रोटोनेट किया, क्योंकि OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। HNO3 का देखेंगे आप, ये आपके पास साफ दिख रहा है, HNO3 ये है, H2SO4 ये है। H2SO4 ने इसमें एसिड दिया, ये OH2 हो गया, अब इट इज गुड लिविंग ग्रुप OH2 प्लस, और इसमें नाइट्रोनियम आयन बन गया, तब जाके ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाया, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ प्लस हो। इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, दोनों खींच रहे हैं, और भी स्ट्रॉन्ग बन गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और शेयर कर रहा है 4, ऑब्वियस सी बात है कैटायन ही होगा। किसी कंपाउंड के पास नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन है किसी के पास, इसके वैलेंसी 3, 1 2 3 बॉन्ड होना चाहिए, अगर मैं 4 लगाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि इसको क्वाटरनरी अमीन भी बोलते हैं, प्लस चार्ज हो जाता है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर ये प्लस वाला ही काम कर रहा है, दैट इज नाइट्रेशन, HNO3 प्लस H2SO4। सेकंड रिएक्शन है सल्फोनेशन, 2 H2SO4 बाइंड करके ये रिएक्शन बनाता है। ठीक है, H2SO4, हमें एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल ढंग से याद करनी है, वरना हमें बहुत मुश्किल होता रहेगा इनको याद करने में, समझने में। 2 H2SO4 मिलके सेम मैकेनिज्म के साथ सल्फोनियम आयन बनाता है, अगेन आयन, यहाँ पर बनाएगा CS बॉन्ड, सल्फोनियम CN बॉन्ड, नाइट्रोनियम CBr बॉन्ड, ब्रोमीनियम, इन सब केसों में C एरोमेटिक है। सल्फोनियम आयन में 2 H2SO4 के साथ बनता है, एक इसको एसिड दे देता है, यहाँ पर H2 प्लस बन जाता है सेम मैकेनिज्म के साथ, और ये सल्फोनियम आयन बनता है। OH इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप, OH इतना आसानी से लीव नहीं करता, ROH इतना आसानी से नहीं करता है, तब तक इसमें एसिड ना डालें और इसको OH2 प्लस ना बनाया जाए। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है पिछले से पिछले बार। ये गुड लिविंग ग्रुप तभी बनेगा जब OH2, हम छोटी से छोटी चीजों को हमें समझना है क्या हो रहा है इसमें, इसलिए एसिड से सीधे अमाइड नहीं बनता है, उसके लिए एस्टर बनना पड़ता है, क्योंकि एसिड में होता है ये RCOOH। अगर हम NH2 का रिएक्शन करते हैं, इसमें N न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये इसको लीव करना चाहिए लेकिन करता नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एस्टर बनाया जाता है ताकि ये इसके साथ एमाइड बनाए या एसिड क्लोराइड बनाए, कोई लिविंग ग्रुप लगा के, वरना रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, उसमें हमें एसिड डालना पड़ता है, इसलिए एसिड कैटलाइज्ड एमाइड बनता है, या
एस्टर बनाना पड़ता है उसका। हमें ये धीरे धीरे समझ में आता है ये चीजें, इतनी आसान नहीं है लेकिन हमें समझनी होंगी। सल्फोनियम आयन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फ्रीडल ग्राफ। अब हमने यहाँ पर देखा था कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कार्बन सल्फर बॉन्ड बन रहा है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रेशन रिएक्शन से, कार्बन सल्फर सल्फोनियम रिएक्शन से, कार्बन ब्रोमीन ब्रोमिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, सब में ये कैटायनिक पार्ट थे तीनों। ब्रोमिनियम आयन था, नाइट्रोनियम आयन था, सल्फोनियम आयन था। अब हमने सी सी बॉन्ड की तो बात ही नहीं की, जिसकी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूरी केमिस्ट्री। तो that will start from the Friedel-Crafts reaction। ये रिएक्शन है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, किसमें, एरोमेटिक में। कैसे बनाता है, जैसे हमने अभी बताया, सारे रिएक्शन जैसे लुईस एसिड के साथ बाइंड करके इस क्लोराइड को वो क्या बना लेता है, कैटायनिक क्लोराइड। अब COO यहाँ के साथ बाइंड करके ये R+ बना देगा, यानी कि कार्बन का स्पीशीज प्लस। जैसे ही हमने कल बताया था, इसको प्लस बनाना भी मुश्किल है, नेगेटिव बनाना भी मुश्किल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है और लुईस एसिड हम यूज कर रहे हैं। इस RX के साथ बाइंड करके ये R+ बना रहा है और X क्या कर रहा है, लीव कर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है R+। इस ये R क्या है, CH3CO हो सकता है, यानी कि ये प्लस है। एसाइलियम आयन हो सकता है या सिर्फ कार्बन प्लस हो सकता है, लेकिन कार्बन में प्लस ही होगा कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट को असाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और एल्काइलेशन भी बोलते हैं। ये C और C बॉन्ड बनाने के लिए इसमें लुईस एसिड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये लुईस एसिड को डाल के ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाता है और ये एल्काइल और एसाइल, एसाइल मतलब COCH3, ये CH3, इसको भी एरोमेटिक रिंग में चिपका देता है, यहाँ पर एरोमेटिक के साथ एसाइलियम आयन के साथ। एसाइलियम आयन बनेगा कैसा, क्लोराइड होगा और उसमें लुईस एसिड का हम लोग डाल लेते हैं, तो ये लीव करके, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बॉन्ड से बहुत जल्दी टूट जाता है, लीविंग ग्रुप बोलते हैं इनको, हैलोजेंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये बॉन्ड टूटने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं, हैलोजेंस। ओके, तो हमारा ये कार्बन पॉजिटिव हो गया और हमारा जो रिएक्शन होना था CC बॉन्ड का वो बन चुका है फ्रीडल क्राफ्ट से। इस तरह से एक रिएक्शन बनता है ये। उसके बाद कुछ नेम रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की। सबसे बात, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसा है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस रिंग के इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि ये इन्वॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ये भी बोल सकते हैं हम इस बॉन्ड का रिंग डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे कम ज्यादा कहाँ पर होता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो सारी जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तो नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, ब्रोमिनेशन है या एसाइलेशन। दो नेम रिएक्शन है गटरमैन कोच, जिसमें क्या होता है, एल्डिहाइड इतनी आसानी से नहीं लगता है किसी भी एरोमेटिक रिंग में, उससे भी नहीं लगता किससे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से। फ्रीडल क्राफ्ट से एसाइलियम आयन लग सकता है, COCH3 लग सकता है, COCH3 ऐड हो सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं होता है, डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं ऐड हो सकता, तो उसके लिए अलग नेम रिएक्शन होती है। पहले तो है गटरमैन कोच रिएक्शन, ये है एल्डिहाइड को ऐड करता है, ये जो कि आसान नहीं होता है, क्यों, एल्डिहाइड खुद बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इस स्पीशीज का। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर CO+ आयन चाहिए एल्डिहाइड लगने के लिए, हमारे पास ये वाला आयन चाहिए एल्डिहाइड वाला, ये
एल्डिहाइड ही इतना रिएक्टिव है तो ये कितना रिएक्टिव होगा, तो वैसे ही पानी के साथ मिलकर तुरंत ही रिएक्ट कर जाएगा। तो ये कहाँ एरोमेटिक के साथ करेगा, इसलिए बहुत एल्डिहाइड लगाना आसान नहीं होता है। ये इसके साथ एल्डिहाइड बाइंड करता है, इसके लिए एक नेम, इसलिए नेम रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर एल्डिहाइड इस एरोमेटिक पर बाइंड हो रहा है। दैट इज गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें भी लुईस एसिड का यूज किया गया है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में लुईस एसिड यूज किया गया है, या एसिड। पहले केस में नाइट्रोनियम नाइट्रेशन के लिए H2SO4 एसिड था, दूसरे केस में एक H2SO4 दूसरे H2SO4 के लिए एसिड है, सल्फोनियम आयन के लिए। फिडलक्राफ्ट में लुईस एसिड यूज किया गया है, AlCl3। यहाँ पर भी लुईस एसिड यूज किया गया है, ये एल्डिहाइड ऐड करने के लिए होता है, गटरमैन कोच या गटरमैन। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिमर-टीमन। ये भी फिनॉल में एल्डिहाइड जोड़ता है। फिनॉल तो और भी ज्यादा मींस लेस रिएक्टिव है, उसमें भी एल्डिहाइड जोड़ रहा है, किसके थ्रू, इसके कल हमने बात की थी कैसे, क्लेमेंसन रिडक्शन की तरह। कार्बीन, दिस इज कार्बीन, कार्बीन के साथ ये एल्डिहाइड जोड़ता है। फिनॉल के साथ और भी मुश्किल होता है, बेंजीन के साथ तो हो जाता है फिर भी गटरमैन कुछ रिएक्शन से, लेकिन फिनॉल के साथ नहीं। लेकिन रिमर-टीमन ऐसे रिएक्शन है तो फिनॉल के साथ एल्डिहाइड जोड़ रही है या जोड़ रहा है, एल्डिहाइड जोड़ रहा है, और ये सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। इसको सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, फिर उसके बाद एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कॉस्ट एस्पिरिन का बहुत कम हो जाता है रिमर-टीमन का यूज करने से। तो ये है इंपॉर्टेंस इस रिमर-टीमन रिएक्शन की। ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS इसको नाम दिया जाता है, EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये होंगी इस तरह से ही सारी, कैसी, इस तरह से ही। बेंजीन ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। रिंग एक्टिवेशन है तो ऑर्थो पेयर पर माइनस चार्ज रहता है, तो यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पेयर पर होगा। रिंग डीएक्टिवेशन है, डीएक्टिवेट मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, या -m मेटा पर माइनस होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन माइनस पर होगा। इट विल बी द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें रिमर-टीमन का बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, एक तो पहली सबसे पहली बात है कि ये कार्बीन बेस्ड रिएक्शन है, जो कि हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं, हाँ, साइमन स्मिथ, साइमन स्मिथ, ग्रेट, गुड, मैं तो भूल ही गया था। साइमन स्मिथ रिएक्शन, वेरी नाइस। कार्बीन बेस्ड रिएक्शन, उसमें कार्बीन में कार्बन के पास लोन पेयर आ जाता है, जिसको हम लोग, वैसे कार्बन के पास कभी लोन पेयर नहीं रहता है, लोन पेयर रहता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के पास, लेकिन कार्बन के पास कुछ केस में आ जाता है, दैट इज कार्बीन। और वो रिएक्शन है सिमन स्मिथ रिएक्शन, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। क्लेमेंसन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सिमन स्मिथ है, साइक्लोप्रोपेनेशन हो जाता है। सेम, अब हमें नोट्स उसी तरह से बनाने हैं। रिमर-टीमन, जहाँ पर सिमन स्मिथ लिखा होगा हम लोगों ने एल्कीन का, वहां पर बगल में लिख देना है कार्बन बेस्ड। और कार्बन बेस्ड कौन सी है, रिमर-टीमन। रिमर-टीमन क्यों फेमस है, क्योंकि वहां पर हम एस्पिरिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एस्पिरिन क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है, सैलिसिल्डिहाइड से, यानी कि वो फिनॉल का एल्डिहाइड लगाता है, उससे बनता है। इसलिए इस रिएक्शन को हमें याद रखना होता है, रिमर-टीमन। दिस इज कोरिलेशन ऑफ स्टडी। अगर आपने एस्पिरिन याद रख दिया रिमर-टीमन में, रिमर एस्पिरिन, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ओके, इसमें एल्डिहाइड जुड़ना होगा। और ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो भी फिनॉल का। बहुत बार पूछा गया है ये रिएक्शन, बहुत बार, रिमर-टीमन, इसीलिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए पूछा जाता है। हम बोलते हैं क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये एस्पिरिन बनाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एल्डिहाइड का कर रहा है बेंजीन के साथ, विच इज हरकुलियन टास्क, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद आता कोल्बे स्मिथ, जिसमें एल्डिहाइड ही नहीं एसिड को भी ये इंसर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें हीट इलेक्ट्रॉन जनरेट करके ये तो पूरा ही एस्पिरिन बना लेता है, ना कि
सैलिसिलडिहाइड। तो इसका एडवांस वर्जन है कोल्बे सिंथेसिस, रिमर एस्पिरिन कोल्बे, RAK, रिमर्टिमेन, एस्पिरिन एंड कोल्बे, ये तीनों का लिंक है। डायरेक्ट कोल्बे से एस्पिरिन बन जाता है, ठीक है। ये वहां पर बनता था एल्डिहाइड, तब उसको ऑक्सीडाइज करके हम ये बनाते थे। तो डायरेक्ट बन रहा है कोल्बे में। कोल्बे में क्या ऐड हो रहा है? COH ऐड हो रहा है। ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट है, जैसे गटरमैन है एल्डिहाइड एडिशन, जैसे रिमर्टिमेन है एल्डिहाइड एडिशन, कोल्बे है एसिड एडिशन, एसिड में COOH। तो ये सारी हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारी, यानी कि इसमें सब में इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव बन रहा है और ये एरोमेटिक रिंग के साथ बाइंड करिए। एरोमेटिक और रिएक्शन नहीं देते हैं, एज ए सिंगल बॉन्ड बिहेव करते हैं, क्योंकि वो पाई तो उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह भी कभी कभी काम करता है, या हम ये बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह काम करता है। तो ये हो गया अटैचमेंट इन द बेंजीन रिंग, एल्डिहाइड का है या एसिड का है या किसी का भी है, इससे हमें इसका रिएक्टिविटी पैटर्न पता चल जाता है। और चेंज कैसे होती है रिएक्टिविटी, हम इस पे सबस्ट्रेट ऐड करते जाते हैं। सबस्ट्रेट अगर हमने ऐड कर दिया +M वाला तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, अगर हमने डीएक्टिवेट वाला लगा दिया तो यह मेटा पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो यही है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ब्रोमीन, ब्रोमीन और कार्बन कार्बन, जो कि हमारे लुईस एसिड से बनता है जनरली। बट कुछ नेम रिएक्शन है, जैसे गटरमैन है, कोल्बे है, रिमर्टिमेन है, ये डायरेक्ट अटैच करती है। इसलिए इन तीनों का एक इम्पोर्टेंट है रोल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक के साथ जाना।